हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद यादव पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी मैथ के कंप्लीट बैच में क्लास नंबर 9 पे पहुँच चुके हैं। ये जो बैच है स्पेशली यूपी पुलिस को लेकर चलाया गया। फिर चाहे आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पुलिस एएसआई की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें हम सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे बल्कि हम साथ साथ सीख रहे हैं, और वो भी ईजी वे में सीख रहे हैं और छोटी छोटी बात सीख रहे हैं। अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है तो आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम वो सीख रहे हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट हम वो अल्ट्रा लेवल का पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर में आ सकता है या अभी तक आया वो तुम कर ही रहे। उसके साथ एक्सपेक्टेड जो हो सकता है हम वो भी लेके चल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि हम उसको इस वे में सिखा रहे हैं कि अगर छोटी छोटी बात है तो मैं आपको ये बता रहा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ना कि मैं कुछ रटा रहा हूँ ना फार्मूला बेस्ड। जैसे आपको मैं फार्मूला बता दूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए ये बैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो काफ़ी मैथ में कमज़ोर है। और ये आज की जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की, जिसमें हम सीखने वाले क्या हैं, गुणनखंड फैक्टर्स। ये फैक्टर्स की दूसरी क्लास है। पहली हम एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हम नंबर फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स ये सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप वो वाली क्लास पहले देख लें, क्योंकि वहाँ हम बहुत कुछ आपको डिटेल में समझा चुके हैं जो इस क्लास से लिंक करेगा, तो आप वहाँ से सीख के हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लाई, फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट क्यूब, एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये चीज़ हम सीखेंगे। ये है क्या चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। और अभी तक आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियो देखें और विधिवत तरीक़ा से पेन कॉपी लेकर बैठे नोट्स भी बनाएं साथ ही साथ, ताकि अगर ये क्लास आपकी 1 घंटे की हो रही है तो ताकि अगर आप रिवीजन खुद से करें तो वो 10 मिनट में कर सकें। ठीक है, बार बार आपको क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं। तो आज क्लास सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लाई एक्स जो है, जो हमारी हेडिंग पड़ी थी उसमें क्या है देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल एक्स, ये क्या है। जैसे क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन अगर हमें दिया गया तो हम संख्या 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 5 के गुणज हों। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 100 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो इनका गुणनफल जो 5 के गुणज हों। क्या मतलब हुआ, जैसे 100 के हमने जब फैक्टर किए थे तो हमें पता है 100 के फैक्टर क्या निकला था हमारा, 1 2 1। क्योंकि 100 के फैक्टर का मतलब क्या है, ये हम चीज़ें आपकी प्रीवियस क्लास में हमको सिखा चुके हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें। तो 100 के फैक्टर हमारे क्या क्या निकले थे, एक था 2 था, इसका 4, फिर 5, उसके बाद क्या था 10 20 25 50 और 100। टोटल फैक्टर कितने थे हमारे, 8 थे। तो कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे जो टोटल फैक्टर थे वो क्या थे, 9। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है अच्छा टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमें पता था। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसमें क्या होता है, टोटल फैक्टर निकालने के लिए नंबर फैक्टर क्या होते हैं, इसमें प्लस 1 करके गुणा कर देते हैं 3, इसमें प्लस ऐड किया 3, तो हमारे टोटल कितने हो गए 9। तो ये तो हम निकालना सीख ही चुके हैं। लेकिन हमारे 9 फैक्टर, इसमें हमसे कह रहा है कि वो फैक्टर बताइए जो 5 के गुणज हो। तो हमने देखा क्या, 5 का जिसमें 5 का मल्टीपल हो। तो देखो एक तो 5 ही एक हो गया, 5 खुद ही है, इसमें 5 का गुणज है। उसके बाद क्या हुआ, 20 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 50 है। उसके बाद क्या है, 100 है। तो ये कितने फैक्टर ऐसे हो गए, और ये 10 भी है जिसमें 10 में भी 5 का गुणा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फैक्टर हो गए जो 5 के गुणज हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6। तो ये राइट आंसर है। लेकिन क्या है, ये तो हमारी छोटी संख्या थी। अगर संख्या हमारे पास बड़ी होती तो क्या हम पहली बात तो हम इतने फैक्टर ही निकाल देते ऐसे,
और फिर हम कैसे पता करेंगे, तो वो है हमारा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देखिए। तुमने बढ़ाया तो बस क्या है, देखिए हमने जब इसके और फैक्टर निकाले, इसके जब हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, तो हम क्या करते हैं, देखिए 100 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो हमारा क्या मिले हमें, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए मुझे चाहिए 5 का गुणज, अगर मैं 5 पहले ही कॉमन ले लूँ, अगर 5 में पहले ही कॉमन ले लूँ इसी में से, तो बाद बाकी जो अंदर के फैक्टर बचेंगे वो सारे 5 के गुणज होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके, अब ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर कौन आएंगे, ये सब वो फैक्टर हैं जो 5 के गुणज हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या 5 बाहर कर लिया, तो मैंने क्या देखा, 2 से हमने 1 बढ़ाया, क्योंकि फैक्टर निकालने हमें, तो हमने क्या किया, 2 प्लस 1, इस इधर क्या बचा, 1 बचा, 1 से क्या हुआ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कितने हो गए 3, 3 गुणा 2 कितने हो गए 6। यही हमारे टोटल 6 फैक्टर निकल के आ रहे थे, तो हमारे ये 6 फैक्टर इधर आ गए। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर जैसे हमें 3 के फैक्टर पूछा, 3 के फैक्टर कितने हुए, 3 के गुण ऐसे फैक्टर कितने हैं जो 3 के गुणज हैं, तो हम क्या करेंगे 3 सबसे बाहर निकाल लेंगे, 2 का पूछेगा तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, समझे। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 240 के फैक्टर बताइए। क्या कह रहा है हमसे, उसे नोट ही कर लिया आप, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240 which are मल्टीपल ऑफ 3। हमसे कह रहा है संख्या 240 के ऐसे फैक्टर निकालिए, संख्या 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित हो या 3 के गुणज हो। तो हमें पता लगा 240 के सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, तो हमने देखा क्या 240 फैक्टर निकाले, 240 फैक्टर क्या हुए, 240 को हम तोड़ सकते हैं क्या, 8 गुणा 3, 8 3 24 बचे 10, 24 साइन 240 होता है, तो 10 का क्या होगा 2 इंटू 5। तो यहाँ से पता लगा, तो एक तो क्या है 2 की पावर 3 तो ये हो गया, उसके बाद 2 की पावर 2 ये, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 3 और 2 कितना हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, सॉरी 8 गुणा 3 है ना, 8 गुणा 3, 8 गुणा अगर 3 है, क्यों 8 3 24 होता है ना, तो 8 3 24, तो ये क्या हो गया 2 की पावर हो गया कितना 3, उसके बाद 3 की पावर 1, उसके बाद 2 की पावर 1 ये, 5 की पावर 1, तो 3 ये और 1 ये कितने हो गए 4, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर हो गया 4, तो हमें मिल गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू क्या 5 की पावर 1। अब मुझे क्या है, मुझे फैक्टर निकालने जो मुझे गुणा 3 का गुणज हो, तो मैं क्या करूँ 3 का 1 पावर बाहर कॉमन ले लूँगा मैं, तो फिर सारे जो अंदर बचेंगे वो 3 के गुणज ही बचेंगे, क्योंकि अगर गुणा करूँगा तो वो सारे 3 के होते चले जाएंगे। तो हमने देखा क्या 3 की पावर 1 हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा हमें 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, उसके बाद है 5 की पावर 1। ओके, अब देखिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या है हम करेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो इसमें प्लस ऐड करते चले जाते हैं, तो 4 और 1, 4 प्लस 1 2 प्लस 1, इसका क्या आ गया 1 प्लस 1, तो कितने आ गए 4 1 5, 2 1 कितने हो गए 3, 1 और 1 2, तो 5 3 15 दूनी 30। इसमें एक गलती से कर रहे हैं हम, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ये 2 की पावर 1 तो खत्म हो चुका है ना, उधर जोड़ लिया हमने, डबल एडेड कर रहा हूँ, तो नहीं मिटाया, तो हमारे पास कितना आ गया 2 की पावर 4 से 1 हट गया कितना हो गए 4 1 5, और 1 में 1 हट गया कितना 2, तो 5 दूनी कितने आ गए 10 फैक्टर। अब देखिए दोबारा समझिए, जब हमने 240 के क्या किया नंबर ऑफ फैक्टर निकाले तो हमें क्या मिले, तो हमें मिला क्या 2 की पावर 4 मिला, उसके बाद 3 की पावर 1 मिला हमें, और 5 की पावर 1 मिला। ओके, जब इतना मिला हमें तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालने थे वो फैक्टर जो 3 के गुणज हों, तो मैंने क्या किया 3 की पावर 1 जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर 3 का हमने पावर बाहर निकाल लिया तो जो संख्या बचेगी वो 3 की गुणज ही बचेगी, तो अंदर हमारा बचा 2 की पावर 4 इंटू में क्या बचा 5 की पावर 1 ये वाला। ओके,
अब यहाँ के फैक्टर इसके निकालने, तो हम इसके फैक्टर निकालने, नंबर फैक्टर निकालने हमें पता ही है। तो वो क्या होता है, p+1 प्राइम फैक्टर का जो ये पी क्यू होता है, PQR, तो ये हो गया q+1। तो हमें क्या, p कितना है 4, तो 4 एक कितना हो गया 5, इसका एक और एक कितना हो गया 2, तो 5 दूनी 10। यहाँ से हमारे फैक्टर आ गए जो 3 के गुणज होंगे, क्योंकि 3 की पावर 1 बाहर है। तो अब जो अंदर बचेंगे वो सारे 3 के गुणज ही होंगे। जैसे समझो, आप क्या समझे, जैसे मान लो मैंने 3 बाहर निकाल लिया, अब मैं किसी में गुणा करूँगा। अगर 3 का मैंने क्या किया, 3 का अगर मैंने 2 में गुणा किया तो कितना आया 6, लेकिन ये 3 का ही फैक्टर होगा। 3 का अगर मैंने 7 में गुणा किया तो 7 या 21, तो इसमें फैक्टर 3 का मौजूद है ना। तो इसलिए जब 3 का अंदर सारे गुणा करेंगे तो 3 के फैक्टर ही सारे मौजूद होंगे। जैसे अभी मैंने पिछले 5 में आपको दिखाया था 5 के कैसे फैक्टर बन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और हमसे पूछ जाती, फॉर एग्जाम्पल हमसे ये पूछता, इसमें हमसे ये पूछ लेता कि संख्या 240 के, ये रफ कर दूँ तो समझिए आप। हमसे कहता है अगर संख्या 240 के 4 के गुणज बताइए, 4 के गुणज बताइए। अभी ये 3 के निकाले हमने, अगर 4 के निकालने होते तो कैसे निकालते। तो हमें पता है हमारे जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या बने थे, हमारे जो प्राइम फैक्टर बने थे वो क्या बने थे, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो वो हमारे थे 2 की पावर 4, 240 के जो प्राइम फैक्टर बने तो क्या बने, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब मुझे क्या है 4 के गुणज निकालने, 4 के गुणज निकालने हैं। तो हम क्या करूँगा, 4 कॉमन ले लूँगा। तो 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2 कॉमन लेना बाहर, तो 4 ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा, अगर 2 की पावर 2 बाहर रख लिया तो अंदर कितना बचा 2 की पावर 2। ओके, उसके बाद क्या बचा इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे नंबर फैक्टर निकालने, तो 2 से 1 बड़ा कितना हो गया 3, 1 से 1 बड़ा कितना हो गया 2, 1 में 1 ऐड हो गया कितना 2, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12। समझ गए आप। अगर यही हमसे कहता, नेक्स्ट और समझिए इससे, इसी से आपका क्लियर हो जाए। हमसे अगर कहता संख्या 240 के फैक्टर, तुम्हें पता लग गया क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये क्या हमें प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर इसके फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 8 के मल्टीपल हों, 8 के गुणज हों। ऐसे फैक्टर याद कीजिए जो 8 के गुणज हों, 8 के गुणज हों। तो क्या करेंगे, मैं 2 की पावर 8 बाहर निकाल, सॉरी 8 का 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो मैं 8 बाहर निकाल लूँगा। तो 2 की पावर 3 मैंने 8 बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा 2 की पावर 1, क्योंकि 4 पावर थी, 3 निकालनी थी, 1 बची, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हमारा कितना आ गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, हमारा ये नंबर फैक्टर इससे निकालने। तो हमारा कितना आ गया, तो आ गया कितना हमारा 2 से 1 बड़ा कितना हो गया, 1 से 1 बड़ा कितना हो गया 2, इसमें 1 ऐड किया नंबर फैक्टर निकालने के लिए 2, इसमें 1 ऐड किया 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 फैक्टर ऐसे थे 240 फैक्टर में जो क्या है 8 के गुणज थे। ओके, 4 के गुणज कितने थे, 4 के गुणज ऐसे कितने फैक्टर थे 240 में 4 के गुणज थे वो थे 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 के कितने गुणज थे 240 फैक्टर में, वो कितने हमारे यहाँ से निकल के आए थे 5 दूनी 10। तो ये हमारा 10 आंसर हो गया। आप समझ गए ये कैसे हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता संख्या 240 में, अगर हमसे पूछा जाता, पता क्या पूछता, हमसे पूछता 240 में वो फैक्टर याद कीजिए जो 5 के गुणज हों। फाइंड द, अगर 5 के गुणज हमसे निकाले जाते हैं तो हम कैसे निकालते। तो मैं क्या करता, मैंने देखा क्या आया क्या 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1। मुझे 5 के गुणज निकालने तो क्या करूँगा, मैं 5 बाहर ले लूँगा। अंदर क्या बचा 2 की पावर 4, अंदर क्या बचा 3 की पावर 1। तो 4 से 1 बड़ा कितना हो गया 5, और 1 से 1 बड़ा कितना हो गया 2। तो 10 फैक्टर ऐसे थे जो 5 के गुणज थे। क्लियर हो गया, किसी को भी दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर ये तो गुणनखंड निकाल लिया हमने, अगर हमसे ये पूछता, हमसे यहाँ पे पूछता क्या, क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन क्या है यहाँ लिखिए आप। हमसे अगर पूछता फाइंड द, हिंदी में बोल दूंगा मैं अभी, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240 which are multiple of 5।
हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। क्या है संख्या, क्या करें, 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। अब देखिए, हमें योग ज्ञात करना हमें तो पता है, सम निकालना आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 के गुणज का मतलब क्या है, सेम क्या है, 240 के जो मल्टीपल आए थे हमारे, क्या आए थे, फैक्टर क्या आए थे, प्राइम फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे क्या कह रहा है, ऐसे गुणज को योग ज्ञात कीजिए जिसमें 5 का गुणज हो। तो क्या करेंगे, मैं 5 का बाहर ले लूँगा, उसके बाद अंदर क्या बचा, 2 की पावर 4, उसके बाद क्या बचा, इंटू 3 की पावर 1। इनके मैं सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लूँगा, अंदर वालों का, आसान से है, कोई दिक्कत ना। और गुणनखंडों का योग तो आपको ज्ञात करना ही आता है। इधर से 2 की पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 4 तक ले जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। पिछली क्लास में मैं आपको इसमें डिटेल में समझा चुका है ऐसा क्यों हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं। तो प्लीज़ आप अगर नहीं देखी वीडियो तो वो वीडियो देखें जाके। 3, 2 की पावर 4, उसके बाद क्या आया, अब 3 की बारी आई तो क्या है, 3 की पावर 0 प्लस की 3 की पावर 1। तो हमने देखा क्या, 5 तो बाहर थे, तो ये सारे जो भी आएंगे वो क्या है, 5 गुणज होंगे। तो हमने देखा क्या, 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, 3 की पावर 0 कितना हो गया, 1, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3, तो 3 1 4, ये कितना हो गया, 16 4 20, 20 8 28, 2 30, 1 31। तो ये आ गया 31 गुणा 4 गुणा 5। अब ये 5 ऐड होगा, 5 एकम 5, पता है क्यों, क्योंकि योग याद करना है। फैक्टर से क्या है, देखो फैक्टर अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको। पाँचों को 20, 31 गुणा 20 कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 620। आप समझेंगे कि अभी जो अब तक कर रहे थे हम, जब फैक्टर निकाल रहे थे तो हम इसका गुणा क्यों नहीं कर रहे थे, वो बात आप समझेंगे। जो हम यहाँ हमने किधर गया था, 10 का किधर कराया था हम, देखिए फैक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो 5 का फैक्टर है, मैंने 5 का फैक्टर निकाला, आप यहीं समझिए। जैसे हमने क्या किया, जैसे अभी हम क्या करते थे, 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर फैक्टर मान लो, अंदर संख्या हमारी बची 1 2 3 4, ये फैक्टर मान लो, सपोज मेरे 4 फैक्टर बचे, अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा ना तब भी फैक्टर की संख्या थोड़ा ना बढ़ जाएगी। कैसे, अगर संख्या निकाले तो जैसे 5 का मैंने 1 में गुणा किया तो 5, 5 का 2 में गुणा किया तो 5 दूनी, जैसे मेरे पास 4 फैक्टर आ गए मान लो, ठीक है, अंदर मेरे 4 फैक्टर आ गए और बाहर कितना 5, तो मैंने 5 का 1 में 5 में गुणा, 5 का 2 में गुणा किया कितना हो गया 10, 5 का मैं 3 में गुणा किया तो कितने हो गए 5 15, 5 का अगर मैं 4 में गुणा किया कितने हो गए 5 20। अब बताइए फैक्टर यहाँ भी 4 ही थे, अगर मैं 5 को काउंट नहीं कर रहा, जैसे गुणा करने से क्या होता है, फैक्टर का हमें नंबर पता लग गया, लेकिन संख्या तो सेम ही है ना, कि 5 ही संख्या, तो अभी भी 4 है, पहले भी 4 थी, इसलिए फैक्टर जब नंबर फैक्टर निकालते हैं तो हमें उसको हम इग्नोर मार देते हैं। लेकिन योग में क्या होगा, योग में क्या, जब हम 5 बाहर लेके बैठे, जैसे अंदर योग अभी तो मेरा कम बन रहा है, लेकिन 5 ही सब में कॉमन है, क्योंकि ये सब 5 के फैक्टर ही हैं, 5 के गुणज हैं, तो इसका मतलब इसमें 5 का गुणा तो होना ही है। तब योग करने के लिए इसमें मैं 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो तब मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड किया मैंने, 2 3 3 6 4 10 पन्ना 50, ठीक है। तो ये तब हम गुणा कर लेते, इसलिए जब हमने सम निकाला, इनका योग निकाला, तो मुझे 5 का गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप कि मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं, उसी बेस पे है। क्या है क्वेश्चन, हमसे क्या रहा, 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21। हमसे कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो विषम गुणनखंड तो आप निकालना सीख चुके हैं ना, ये तो आपके लिए बहुत इजी काम है। तो वो क्या है, विषम गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो 2 की पावर है उन्हें हटा दो, बाकी जितनी भी अवाज संख्याएं हैं, क्योंकि 2 ही एक ऐसी अवाज संख्या है जो सम है, बाकी सारी आवाज़ संख्याएं जितनी हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर हटा के बाकी सम काउंट कर लेंगे। तो हमने देखा अगर इसको मैं तोड़ सकता, क्या 30 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 3,
2 गुणा 3 कितना हो गया 6 गुणा 5 की पावर 16। उसके बाद क्या है, 16 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 16 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर 4 कि 2 दूनी 4 दूनी 16 की पावर कितना हो गया 18। वहीं क्या है, 20 को क्या तोड़ सकता हूँ, 20 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 गुणा 5 की पावर क्या है 21। अब देखिए आप समझेंगे यहाँ से ध्यान से, यहाँ 2 की पावर ही 16 है, ठीक है, और 3 की पावर भी 16 है और 5 की पावर 16 है। तो क्या है, देखो 2 की पावर तो हमें लेना नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 की पावर हमने बाहर निकाल ली। अच्छा आप समझ रहे ये अलग अलग पावर क्यों हो रही है, देखो जैसे मान लो 2 की पावर 16 इंटू में क्या है 3 की पावर 16, तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 16, समझे। वहीं क्या होता है जैसे 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 5, तब ये गुणा में अगर सेम नीचे है तो ये गुणा में घाते जुड़ जाती है, क्योंकि 2 की पावर 16, 16 बार 2 2 लिखा है और 5 बार इधर 2 2 लिखा है, तो 2 की पावर कितना हो गया 21। लेकिन ये नीचे वाला अगर अलग है तो क्या है, तो क्या करते हैं हम इसका गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्या सेम हो जाती है, समझे। अब देखिए ये 2 कंडीशन आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मुझे पता लग गया क्योंकि हमें 2 की पावर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें विषम गुणनखंड याद करने हैं। तो हमने क्या देखा 3 की पावर 16 इधर हो गया, उसके बाद 5 की पावर 16, ठीक है। 2 की पावर कितना बन रहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखो 4 की पावर 21 बन रहा, कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 की पावर में बन रहा, लेकिन 5 की पावर 21 हमें काउंट करना है क्योंकि हमें विषम गुणनखंड याद करने हैं। तो आपने सीखा है पिछली क्लास में कि विषम गुणनखंड जब याद करते हैं तो हमें 2 की पावर हम गुणन मार देते हैं। तो हमने देखा क्या 16 से 1 बढ़े कितना हो गया 17, 5 की पावर 2 कितना हो गया 16 और 21 कितना हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 21 कितना हो गया 37। तो 5 की पावर कितना हो गया, मैं ब्रेन, तो 5 की पावर हो गया आपका कितना 37, ओके, क्योंकि 21 और 16। उसके बाद क्या आया, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 16 से 1 बढ़ के 17 हो गया और 37 से 1 बढ़ के कितना हो गया 38। तो 17 8 कितना हो गया 136, बचा कितना 13, 17 3 51 और 13 कितना हो गया 64। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 646। तो विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई 646। वैसे भी आपका आंसर आ गया होगा क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। इतनी आप तो हिंदी समझ ही रहे होंगे, इंग्लिश इतनी। अब देखिए क्या हमसे कह रहा है पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम संख्या, ये चीज़ है क्या, पहले ये चीज़ समझिए आप। जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हम जैसे हमने संख्या 100 के गुणनखंड निकाले तो हमें पता है 100 के कितने हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब क्या हमसे कह रहा है अगर मैंने गुणनखंड इसके कितने थे, हमारे गुणनखंड थे इसके 1 2 4 5, अब तो आपको याद भी होंगे उसके 10 20 25 50 100, टोटल कितने हो रहे थे 9। देखें कितने हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले आप ये इजी वे में समझिए, पहले इसको मैं रफ कर रहा हूँ, पहले आप ये समझिए। अगर हमें दिया गया होता क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया होता है हमें, ऐसे दिया होता 100 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 100 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिए हमने देखा पूर्ण वर्ग कौन कौन से, जैसे यहाँ पे 4 है तो एक है, एक मिल गया हमें। दूसरा जैसे 25 है, 25 देखो 5 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। 100 4 है 2 का स्क्वायर है, एक 100 मिल गया हमें, ये किसका है
ये 10 का है, वहीं एक तो यूनिवर्सल है ही भाई, ठीक है। तो हमें कितने मिल गए, 4 मिल गए। पूर्ण वर्ग जो हमें मिल गए संख्या कितने मिल गए, 4। अब क्या, अब जैसे हमें डायरेक्ट ज्ञात करना होता, डायरेक्ट हमें निकालना होता, तो क्या हम ऐसे निकालते, नहीं। तो हमें क्या है, देखो हमें क्या फोकस रखना है, हमें जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ, जब हम प्राइम फैक्टर करके लाए तो हमें पता लाए क्या मिला हमें, 2 इंटू 5 तो हम अगर ध्यान से देखूँ, ध्यान से देखना आप, अगर 2 कितना है, 4, 5 कितना है, 25। अगर मैं पूर्ण वर्ग पहले से ही ले लूँ, आप समझ रहे, इसको छोटा कर रहा हूँ हल्का सा, अगर मैं संख्या को पहले ही पूर्ण वर्ग ले लूँ, जैसे 2 है तो इसको मैंने 4 ले लिया क्योंकि वर्ग बन गया, इसकी पावर बनी 1। वहीं क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, इसका वर्ग। अगर मैं संख्या का पहले पूर्ण वर्ग निकाल लूँ, उसके बाद जो गुणनखंड आएंगे वो हमारे डायरेक्ट पूर्ण वर्ग गुणनखंड आ जाएंगे। तो क्या आए, तो यहाँ से देखो 4 की पावर 1 हो गया, ये 25 की पावर 1, तो अगर इसमें एक एक ऐड किया मैंने तो कितना हो गया, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसमें मैं ऐड करता हूँ, तो 1 + 1 इसमें ऐड हमने किया इंटू 1 + 1, तो कितने हो गए, 2 2 नहीं 4। तो यहीं देखो हमारे इससे भी हमारे 1 2 3 4 बन रहे थे, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ से 4 निकल आए। आप समझ रहे, अभी ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए, कि जैसे 4 का है, अब मैं 4 का जैसे क्या हुआ, हमें पता क्या हुआ, जैसे 4 आया, 4 को मैंने क्या किया, 1 में गुणा किया, 1 तो आ ही गया, फिर 1 का 4 में गुणा हुआ तो 4 आ गया, फिर 25 मिला, फिर 25 का 4 में गुणा हुआ तो 100 आ गया। तो ऐसे 4 बन गए, तो यहाँ से 2 इधर से बने, 2 इधर से बने, क्योंकि देखो 25 25 चौको 100, ठीक है। तो जब भी आपको कभी निकालना हो तो डायरेक्ट क्या है, आप क्या करें, आप पूर्ण वर्ग संख्या पहले ही बना लें। जैसे देखो दूसरे एग्जाम्पल समझें, जैसे हमसे कहा जाए, या यहीं में डालते हैं 1 मिनट को, जैसे हमसे यहाँ पे कहा गया होता 100 की जगह पे आप लिख लो 240, 240 एक एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हमें दिया गया होता 240, हमसे कहा था 240 कैसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ। तो हम पहले तो क्या करते हैं, 240 के फैक्टर निकालते हैं, तो 240 फैक्टर हम पीछे निकाल चुके, कितने हैं, 2 की पावर 4 आया और 3 की पावर 1 आया, अब 5 की पावर 1 आया। अब 240 बहुत बड़ी, इतनी बड़ी तो नहीं है, कह रहे हाँ बड़ी संख्या है, लेकिन हम इसके फैक्टर नहीं निकालने बैठ जाएंगे। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, हम पहले ले ले संख्या, फैक्टर में हम पहले ले ले, क्या है 2 की पावर 2 है, हमने ले ली, ये पूर्ण वर्ग बन रही, ठीक है। इसको अगर मैं पहले लेके बैठ गया तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर बना लिया, और 2 की पावर स्क्वायर, पावर कितनी बची, 2 इंटू में क्या है 3 की पावर 1, तो ये तो पूर्ण वर्ग बनेगी नहीं। तो हमारे पास क्या आ गई, एक संख्या मिल गई हमें जिसका क्या है, ठीक है, जिसको हमने ये, अब इसको क्या, इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं 4 की पावर 2, तो ये पूर्ण वर्ग बन गई, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो चुकी है। तो इसका मतलब है, अब मुझे जब इसका वो बनाना है तो क्या है, सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर वाले का नंबर बढ़ाएंगे, तो हमें पता है 2 से 1 कितना हो गया, 2 + 1 की संख्या कितनी हो गई, तो वो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, कितनी मिल गई, 3। समझ गया। तो कभी भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे ऐसे। एक क्वेश्चन और कीजिए, चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 3, हमसे कह रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, अब देखिए कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे पूर्ण वर्ग। तो हमने क्या बनाया, 2 की पावर 2, तो इसके गुणनखंड कितना हो गया, 7। इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 1, देखो अब ये मैंने 4 बना लिए, 7, तो 2 की पावर 4 हो गया ये। अगर मैं 2 की पावर 7 दूनी 14, 14 ये कितनी होगी, 15 पावर होगी नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, पूर्ण वर्ग पहले ही बना लिया, वर्ग में बना ली। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे आए, उसके बाद 3 को मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर कर लिया मैंने, ओके। तो बाहर कितनी बची, 3, देखो 3 दूनी 6, एक और 3 की पावर 1 बचा, वो मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया अलग से, ठीक है। उसके बाद किधर इधर क्या आया, 7 की पावर अगर मैं 2 अंदर ले लूँ तो बाहर कितनी बची, 7 की पावर 2,
तो 2 तो ये हो गई, 2 की पावर 1 2 हो गई, और 7 की पावर 1 यहाँ पे आ गई। ओके, अब देखो अगर टोटल पावर हम गिने कि उतनी बनी, देखो 2 7 14 और एक कितनी होगी 15, ऐसे ही 2 3 6, एक कितनी होगी 7, 3 पावर 7 भी हो गई कंप्लीट, 15 इसकी हो गई, ऐसे ही 2 एकम 2 और एक इसकी 7 की पावर 3 हो गई। लेकिन क्या है देखो, यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग बना लिया, तो हमारा क्या बना 4 की पावर 7 बन गया। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बना हमारा 9 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 बन गया भाई, इसका क्या 7 7 49, तो 49 की पावर 1। अब क्या है, ये संख्या हमारी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। अब हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो क्या है गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे इजीली, तो क्या है प्लस बन करके हम गुणा कर देंगे। तो हमने 7 से कितना हो गया 8, 3 का कितना हुआ 4 और 1 का कितना हुआ 2, तो कितने आ गए 8 चौक 32 दूनी 64, 64, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, किसी कोई दिक्कत? अच्छा, एक तरीका ये है, दूसरा ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, एक इसे और आसान आसान कर सकते हैं, पता है क्या? वो ये है, जैसे ये पावर हमें डायरेक्ट दी गई, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, पता है क्या? वो ये अगर मैं इसको रफ करूँ, 1 मिनट नीचे कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 7 और 7 की पावर 3 है, तो क्या क्या है 2 की पावर 15 इंटू कितना था 3 की पावर 7 थी और 7 की पावर 3 थी, यही था, देखें एक बार 2 की पावर 15, 3 की पावर 7 और 7 की पावर 3। ठीक है, अब मुझे क्या है देखो, मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2 घातें चाहिए होती हैं, जैसे क्या है जैसे 3 है, 3 इंटू 3 तो एक एक 2 घातें हो गई, ऐसे अगर 5 इंटू 5 तो 5 का स्क्वायर, तभी तो 2 घातें हुई ना, 2 पावर चाहिए हमें। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बस इतना किया कि मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो जैसे मैंने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 7। ओके, इसे मैंने 2 से गुणा किया, सॉरी भाग किया 2 से, तो 2 से कितना आ गया 3। ऐसे इसे मैंने 2 से भाग किया तो 2 से कितने बार गया 1 बार, ये 3 बार गया, 2 3 6 और 2 7 14, जितने बार जाएगा वही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास बचा क्या 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 की पावर बढ़ गई तो क्या बढ़ेगी इनकी 7 1 कितने 8, 3 से 1 बड़ा कितना 4, 1 से 2 बड़ा कितना, तो 8 चौक 32 दूनी 64, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया 64। यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट, अगर ये तो यहाँ तक हमारा वो था, अगर ये तो हमारा स्क्वायर था, ठीक है, अगर क्यूब निकालना होता तो क्या करेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, क्वेश्चन हमसे कह रहा होगा 240 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है, क्या है पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब है। तो सेम पैटर्न क्या 240 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो देखो एक क्यूब ही बन सकता है क्योंकि 2 की पावर 3 हम कर लें इसे, तो ये 8 का बाहर क्या बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है ना, तो एक इधर हो गया, 2 की पावर 1 हमने यहाँ रख ली। ओके, तो 2 की पावर 3 1 और 1 ही बाद बाकी इनसे तो क्यूब बन नहीं सकता, तो क्या हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम 8 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो 3 तो ये घात हो गई, 1 ये 4 हो गई ना, तो इसका जब हम वो निकाल लेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे परफेक्ट क्यूब के, तो प्लस हमने कर लिया, तो 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया। वही तरीका से क्या है, एक तरीके से भी हम कैसे कर सकते हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट क्या कि हमें पता है 3 घात हमें चाहिए, क्यूब में हमें जैसे स्क्वायर में हमें 2 चाहिए होती हैं, क्यूब में हमें 3 चाहिए होती हैं, क्योंकि क्यूब कब बनता है, जैसे 2 गुणा 2 स्क्वायर बन गया, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो भी क्यूब बन गया, ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 तो ये क्यूब बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हम भी डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी हमें फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, सॉरी 3 से भाग करेंगे, तो 3 एकम 3 एक बार गया भाई नोट कर लिया, बाद बाकी किसी में तो जाएगा नहीं, तो 2 की पावर 1 बचा, तो 1 से बढ़ के कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर हमें दिया गया होता n नंबर दिया गया हमें क्या 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4, हमसे कह रहा है परफेक्ट क्यूब याद कीजिए, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन होंगे, इस संख्या के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण घन होंगे।
तो हमें पता है घन करने के लिए, क्यूब करने के लिए मुझे 3 घातें चाहिए होती, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से भाग कर दूंगा डायरेक्ट, 3 दूनी 6, 2 बार चला गया। उसके बाद इसमें मैंने किया 3 से, 3 दूनी 6, 2 बार गया। इसमें क्या 3 एक बार जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसी में प्लस प्लस ऐड वन करते चलेंगे। तो हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें क्या मिला 2 1 3, 2 1 3 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो 3 तिरका 9 दूनी 18, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं, नहीं ना। अगर भैया कि हम पिछले तरीके से अपने करें तो क्या करेंगे, ये संख्या थी हमारी, क्या थी दोबारा देख लें भाई, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या थी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8, 5 की पावर 4। तो क्या है, मैं इसको घन बना लूँगा। तो घन बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले क्या किया, मैंने 2 की पावर 3 3 में बदल लिया, ठीक है, बचा कितना 2, 3 दूनी 6 हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 की पावर 3 में बदला, तो बचा 3, 3 दूनी 6, बचा कितनी 2 पावर और बची, 3 की पावर 2 हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद क्या 5 की पावर 3 में बदला हमने, तो 1 1 5 की पावर 1 यहाँ बची। अब देखिए अगर हम काउंट करें तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 हो गई, 3 दूनी 6 और प्लस की 2 8, तो 3 की पावर 8 हो गई। उसका 3 एकम 3 और 5 की पावर 1, तो 3 और 1 कितनी 4 हो गई। लेकिन हमें पता है ये कितना हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 8 की पावर 2। उसके बाद 3 का 27 की पावर 2, तो ये सब घन की पावर ही बन रही है ना डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है 25 पंजे 125 की पावर 1। तो ये हमसे कह रहा है ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट मतलब क्यूब हैं। तो हमें पता लगा इसके गुणनखंड कितने हुए, तो 2 से कितना हो गया 3, ओके ये 8 है, 8 यहाँ पे, ओके 2 से 1 3, 2 से 1 कितना 3 और 1 से 2, तो 3 तिरका 9 दूनी 18, तब भी हो रहा आपका आंसर। तो किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या आता है देखिए, नया कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे कहता है, लिखिए यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या सदैव ही विषम होती है। इसमें ये तो मिटा रही, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि एक पूर्ण वर्ग की संख्या के गुणनखंडों की संख्या सदैव विषम होती है। कैसे होती है देखिए, देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे अगर संख्या मान लो 4 है, 4 क्या है पूर्ण वर्ग है, हाँ वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, ये है 2 का वर्ग, ये क्या है 2 का स्क्वायर। अब इसके अगर गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या 2 की पावर 2 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3, क्योंकि p+1, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 3। तो ये विषम कैसे हुई, अब देखो 4 के जो संख्या 4 के गुणनखंड का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 को विभाजित करे। तो एक तो संख्या 1 है जो 4 को काटती है, एक संख्या 2 है, एक संख्या खुद 4 है। तो इसलिए जो वर्ग आएगा ना वो हमेशा उसके जो संख्या गुणनखंड आएंगे वो विषम आएंगे। तो ये यहाँ भी देखो विषम ही आए, 3 आए। ऐसे ही देखिए क्या है कि भैया कि उसमें स्क्वायर बनेगा ना तो उसमें प्लस को ऐड करना ही पड़ेगा, तो विषम बन जाती है वहाँ से, सीधी सी बात है। जैसे मान लो 36 है, 36 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसका वर्ग है, ये है 6 का वर्ग। अब जब 2 से बढ़ के ये 6 का वर्ग है, अब इसके गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या है 2 से कितने हो गए 2+1, तो कितने हो गए 3, समझ रहे। अरे इसको ऐसे देखिए ना, देखिए जैसे 36 आया, अब मुझे पता है इसके क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टर क्या किया 6 का वर्ग है, ठीक है। अब ये जब 6 का वर्ग है तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 2 का इंटू 3 का, ओके। इसके हमने फैक्टर निकाला, कितना आ गया 3 गुणा 3 कितना आ गया 9। अब 9 फैक्टर आ गए तो ये क्या आएगी विषम संख्या आएगी। अब 9 फैक्टर कौन कौन से हैं इसके देखिए 36 के फैक्टर,
एक तो 36 एक से कटता है, एक कैसे कटता है, 2 से कटेगा, एक 3 से, एक 4 से, एक 6 से, एक 9 से, 9 चौक 36, एक 12 से, एक 18 से, एक खुद 36 से कटेगा, 36 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या जो आएगी वो हमेशा विषम में आएगी, समझे। क्योंकि अगर ये गुणा भी हो रहा होगा ना तब भी एक 2 का ही मल्टीपल ले रहा होगा, समझ रहे। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर है 2 था, तो ये 2 और 3 में टूटा तब भी 2 ही बढ़ेगा, तो भी वो विषम ही संख्या आएगी हमेशा। अब यहाँ से समझ चुके होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन दिया गया प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन आया था, क्या था, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्या हैं, पहले 100 में से, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है। तुम्हें पता है जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका सारे जो है वो विषम संख्या निकलती है। तुम्हें पता है 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। तो मुझे पता है ये किसके बन रहे, 1 4 9 16, ऐसे आगे कितना हो गया, डॉट 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 करते चला गया। 16 के बाद क्या आ गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 100 तक है तो 10 100 हो गया, 10 का 100। तो इनके सारे जो फैक्टर आएंगे ना वो सारे कितने आएंगे, वो सब विषम होंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 10। ठीक है, तो 10 विषम हो गई। बाकी हमें अगर इवन पूछे होंगे ये तो और हो गई। अगर इवन सम निकालें तो 100 में से 10 गया, कितना, 90 आ गए आपके कितने सम। ओके, यहाँ तक क्लियर कट है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ही हमसे ऐसे कह दिया जाए, जैसे भाई 100 प्राकृत पहले 100 तक का, अगर ये हमसे कह देता 1 से लेके कितने 180 तक कितने होंगे, तो पता है 100 तक कितने होंगे 10, उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, उसके बाद 12 कितना हो गया 144, 13 का कितना हो गया 169, 14 का कितना हो गया 196। तो ये जाना हो गया। तो फिर संख्याएं कितनी होंगी, तो 180 तक आपकी संख्याएं कितनी होंगी, 10 और 3 की कितनी 13 संख्याएं। तो कुछ भी भाई है कि एग्ज़ाम में आप अपना दिमाग लेके जाएँ और जो भी बेसिक्स हैं वो कंप्लीट करें, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन इधर उधर घूमेगा भी ना तो आप सारे कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा कहता है यहाँ से कि अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की संख्या सदैव 3 होती है। क्या मतलब हुआ इसका, अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की संख्या सदैव 3 होती है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। जैसे संख्या 2 है, 2 क्या अभाज्य संख्या है, इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो क्या हो गया 4। तो जो हमने स्टार्टिंग पीछे सीखा था, तो 4 के सिर्फ 3 ही गुणनखंड हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो 1 2 1 4 खुद। ठीक है, ऐसी मान लो अभाज्य संख्या अगर 3 है, 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्ग किया हमने, क्या होगा 9। तो इसके भी 3 ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक क्या होगा, एक इसका एक वो संख्या जो होगी, एक उसका वर्ग 3, और ये किसी से नहीं कटेगी, समझ गए। तो अभाज्य संख्या के जो वर्गखंड हो गए तो वो हमेशा 3 होगी। जैसे मान लो 17 है, 17 का अगर मैंने वर्ग किया तो कितना हो गया, 17 का वर्ग कितना होता है 289। तो ये 17 289 है, ये 1 से कटेगा और 17 से कटेगा और सिर्फ 289 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या के जब भी वर्ग करेंगे आप तो जो संख्या आएगी उसके हमेशा सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे, 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। वहीं जैसे 4 है, अगर मैं 4 का वर्ग करूँगा तो 16, तो इसके गुणनखंड जानने होंगे। क्यों, एक तो 1 हो गया इसका,
एक इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 16 खुद है, समझे। तो लेकिन अभाज्य संख्या के जब भी हम वर्ग करेंगे तो उस जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड सिर्फ 3 हो सकते हैं। तो ये हमसे कह रहा है अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की संख्या सदैव 3 होगी। क्लियर कट हुआ, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन हमसे पूछ ले, जैसे हमसे कहे एक अंक की संख्या बताइए जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, सॉरी एक अंक की संख्या बताइए जिसके केवल 3 गुणनखंड हो। तो एक अंक की संख्या क्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड हो, तो एक अंक की संख्या क्या हो सकती है, तो 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड किसके हैं, तो 3 गुणनखंड उसके होंगे जो अभाज्य संख्या का वर्ग होगा। तो मुझे पता लगा 2 का वर्ग करने पर क्या है 4, इसके 3 गुणनखंड होंगे। उसका 3 का वर्ग करेंगे तो वो कितना हुआ 9, तो इसके भी 3 गुणनखंड हैं। वही मैं अगर 4 5 करूँगा तो 5 क्या हुआ 25। इसके गुणनखंड जरूर 3 है, लेकिन क्या है ये संख्या पता है 2 अंकों की हो गई। हमसे पूछ रहा था एक अंक की, एक अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके गुणनखंड केवल 3 हो। तो हमारे आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करके लिख लें। बढ़ते आगे, इसी प्रकार कुछ भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे आगे। बढ़ते आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, आप हेडिंग लगाइए एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स। एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स। तो एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या है, औसत हमें निकालना है सभी फैक्टरों का। तो क्या निकलेगा हमारा, गुणनखंडों का औसत क्या है, हिंदी में लिख सकते हैं आप गुणनखंडों का औसत, सभी गुणनखंडों का औसत। ठीक है, लिख दूँ मैं आपको सभी गुणनखंडों का औसत। ओके, इस हमें क्वेश्चन दिया गया होता क्या, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, औसत निकालने के लिए क्या है, एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग अपॉन सभी अंकों की संख्या, सभी अंकों की संख्या। आंकड़ों से बेटर है आप गुणनखंड लिखें तो आप अच्छा समझेंगे, आंकड़ों में अपने कन्फ्यूजन न लाएं। सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए क्या कहता है, गुणनखंडों का योग अपन संख्या। जैसे हमें संख्या दी गई हो, हमें दिया गया 244 के, संख्या 240 के एवरेज निकालिए, सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। तो क्या निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 240 का क्या प्राइम फैक्टर किए, तो हमें क्या है 240 प्राइम फैक्टर तो हमें याद भी हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो हमने क्या किया, पहले हम क्या निकाला सभी गुणनखंडों का योग। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हम पता है, तो वो क्या निकालते हैं, तो वो हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए हल्का सा छोटा करता हूँ इसको मैं। स्मॉल फैक्टर का क्या निकाल, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ये तो हम पहले क्लास में सीख ही चुके हैं। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर प्लस 2 की पावर 4 इंटू में क्या आ गया, इंटू में आ गया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, जितनी घात है वहाँ तक हमें जाना होता है 0 से लेके। ठीक है, उसके बाद गुणा 5 की पावर 0 प्लस की 5 की पावर 1। ओके, तुम्हारा कितना आ गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 0 होता है 1। वहीं क्या है, तो ये हमने ऐड किया कितना हो गया, तो ऐड करने पे मिला कितना 16 4 20, 8 2 10 30 और 1 31, तो कितना हो गया 31 गुणा 3 की पावर 0 होता है 1 और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो 3 1 कितना हो गया 4, उसके 5 की पावर 0 होता है 1, 5 की पावर 1 होता है 5, तो ये कितना हो गया 5 1 6 गुणा 6, तो ये कितना आ गया 4 एकम 4 4 3 12 इंटू 6, तो कितना आ गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 4 बचा कितना 2, 6 दूनी 12 2 14 बचा कितना 1, 6 एकम 6 7, तो हमारा कितना आ गया 744। तो जो हमारा सम आ गया 240 के सम कितना आ गया, हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था सभी गुणनखंडों का योग,
तो हमारा कितना आ गया 744 आ गया। ये तो हमारा कितना आ गया 744। भाई हमसे क्या कह रहा है, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या तो आपको याद करना आता है, ये ईजी है अभी। तो वो क्या है कि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद क्या है उसमें वन ऐड कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम जैसे 4 प्राइम फैक्टर हमारा 2 की पावर 4 आया, 3 की पावर 1, 3 5 की पावर 1, तो इसमें एक एक ऐड करते चलेंगे। तो 4 एक कितना हो गया 5, 1 से 1 बढ़ा कितना 2, 1 से 1 बढ़ा कितना 2, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया 744/20। 744/20। 2 से काटा कितना हो गया 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4/10। तो जीरो यहाँ से हटाया, दशमलव यहाँ लगाया, तो क्या आ गया आपका आंसर कितना आ गया 37.2। तो कभी आप निकालना हो तो निकाल लेंगे। तो क्या है डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है क्या, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है सबसे पहले, उसके बाद सभी गुणनखंडों की संख्या से में भाग दे देना है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ईजी हैं, आप निकाल लेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, अब बस एक दो चीज़ें आसान आसान से बची हैं। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणन खंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है। जैसे फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल है क्या चीज़, ये देखिए जैसे संख्या 12 का, जैसे 12 का हम क्या निकालते हैं, इसके हमने फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले, उसका गुणनफल हमें निकालना है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे 12 के, क्या होंगे, एक तो 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, गुणनखंड तो यही होते हैं, 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। हमसे पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इन गुणनखंड जो है ना, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब इनका जो गुणा होगा, आपस में गुणा करा दिया ना, हमें वो ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या 12 तो हमारी छोटी थी, मैंने डायरेक्ट गुणा कर लिया, तो क्या हो गया 6 चौक 24, 2 3 6 चौक 24, 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का 144, ठीक है 144, 144 गुणा 12 कितना हो गया, 12 चौकू 28 की 8 बचा कितना 2, 12 चौकू सॉरी 12 चौकू 48 की 8 बचा कितना 4, 12 चौकू 48 और 4 कितना हो गया 52, बचा कितना 5, 12 एकम 12 5 17, तो कितना हो गया 1728। तो इनका जो गुणनफल आया वो कितना आया 1728। ओके, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है अब ये तो छोटी संख्या थी तो मैंने कर ली, अगर यही लेंथ ही होती, बहुत बड़ी संख्या आ जाती, हमसे ज़्यादा गुणनफल जाती, तो हम तो फिर भैया कि तोते तोते उड़ जाते हमारे। तो वो कैसे याद करना वो देखिए, इसका फार्मूला ये हमारा, फार्मूला इसकी लिखिए क्या है, रेड पेन से लिखिए भाई। फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स का जो है गुणनखंडों का गुणनफल है वो क्या निकालेंगे, n संख्या जो n है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आप निकालना जानते ही हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स अपॉन में क्या, अपॉन में 2। अब तो आप सोच रहे हैं ऐसा हो क्यों ना, वो देखिए फटाफट देखिए भाई, तो वो कैसे देखेंगे। जब हम 12 के निकालने गए, जब हम 12 का निकालने गए तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा मिटा दूँ, देखिए हम 12 के फैक्टर निकालने गए तो हमें पता लगा क्या मिले हमें, एक तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 5 कहाँ से मिल गया, ठीक है 1 2 3, 1 2 3 4 6 और ये कितना था हमारा 12। अब ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमने निकाले, अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालें तो कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6। अब देखिए होता क्या है, अपन में आधे आधे क्यों हो जाते, देखिए अब देखिए 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और तिचौक 12, अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये क्या है इनका एक पेयर बनता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हम निकालेंगे तो क्या है पेयर बनेगा, तो पेयर क्या बना, अब देखो हमारे पास क्या है एन, क्या है एन है नंबर, तो क्या है 12, और 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स का टोटल कितने थे 6 थे, 6 को अगर मैंने 2 से तोड़ा तो कितना हो गया 3,
तो यहाँ भी तो ये हो रहा है, क्या आ रहा, 12 3 बार हो रहा है ना, क्योंकि 12 फिर आपस फिर इनका 6 दूनी 12 गुणा होगा, फिर 3 दूनी 4 का भाई क्या है, यहाँ भी तो है 12 की पावर 3 आने का मतलब क्या है, 12 जो हो गया 1728। समझ गए, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो आप निकाल लेंगे, कभी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना किसी प्रकार की। बढ़ते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप भी कीजिए। जैसे हमें दिया होता, क्या दिया गया, हमें दिया गया संख्या 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या मिला हमें, 4 गुणा 3 4×3 = 12 गुणा 2 12 दूनी 24 पंजे 120। तो हमें मिला 2 तो ये एक ही है, तो क्या मिला 2 की पावर 3। उसके बाद क्या आ गया 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 1। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, तो एक एक बढ़ता चला गया। तो हमारा कितना हो गया, 3 से 1 बड़ा कितना हो गया 4, 1 से 1 बड़ा कितना 2, 1 से 1 बड़ा कितना 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए 16। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है n, उसके बाद क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कितना आ गया 16/2। तो n है कितना 120, तो 120 की पावर 2 से काटा 2 8 16, तो 120 की पावर कितना हो गया 8। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ मोड़ के मिला, मतलब सॉल्व नहीं मिलेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे भी हम स्टार्टिंग में भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो पढ़ते ही चले आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं फाइनली बता रहा हूँ, फाइनल कट दे रहा हूँ। तो वो क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है, अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे मान लो संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंड मुझे ज्ञात करना है, तो क्या करूँगा, तो इसका क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, देखो एक तो क्या है 2 2 2 आ गए यहाँ पे, 2 2 तो ये हो गए, ठीक है। और ये 5 2 बार आया, 5 एकम 5 5 2, तो 2 ये हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए 4। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हो तो क्या है, जितने प्राइम फैक्टर्स हमने किए, ठीक है, तो वही वही ऐड कर दो यहाँ पे। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और कॉन्सेप्ट आपका बच्चा, वो क्या है, तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, देखिए जो हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ से हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। अरे इसको इंद्र बढ़ा दे, 1 मिनट। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, इसको अगर ज्ञात करना है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखिए फिर मैं बताऊंगा समझाऊंगा ऐसा हो क्यों रहा है। तो फार्मूला आपका क्या है, वो है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स n के सभी गुणनखंडों का योग, हिंदी में लिख सकते हैं n के सभी गुणनखंडों का योग अपॉन क्या है n, मैं लिख ही दूंगा आपको, n के सभी गुणनखंडों का योग, n के सभी गुणनखंडों का योग अपॉन में संख्या n खुद। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है वो देखिए हम संख्या ली, हमने 6 के फैक्टर हमने क्या किए, 1 2 3 6। ओके हमसे क्या कह रहा है, गुणनखंडों को व्युत्क्रम का योग बताइए। देखो अगर योग पूछा होता तो हम डायरेक्ट जोड़ देते 6 3 9 और 2 9 3 6 3 9 3 बार है, लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है,
हमने 6 के गुणनखंड निकाले, तुम्हें पता है 6 कैसे कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा। लेकिन हमसे कह रहा है इसके व्युत्क्रम का योग बताइए। तो अगर जब व्युत्क्रम करना होगा, व्युत्क्रम जानते क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है, इसे अपॉन में पलट दिया तो हमने लिखा क्या, ये गुणनखंड को हमने पलटा 1/1 प्लस 1/2, ये क्या हो गया, उल्टा हो जाता है ना व्युत्क्रम का, मतलब यही होता है। तो 1/3 1/6। अब जब इसको मैं सॉल्व करने बैठा तो मैंने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा एलसीएम आ गया 6, तो 1 से कटेगा नहीं 6, तो ऊपर क्या आ गया 6, 2 से कटेगा नहीं तो कितना हो गया 2 ऊपर आ गया, 3 दूनी सॉरी 2 3 6, 2 से कितना कटा, 2 को अगर मैंने 3 बार दिया तो 2 3 6, तो ऊपर कितना आ गया 3, 3 दूनी 6 तो 2 आ गया, 6 कम 6 तो 1 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया हमारा जो आंसर बना है भाई वो क्या बनना है, ऊपर हमने ऐड किया तो हमने ऐड किया कितना 6 3 9, 9 और 2 11 1 12, 12/6 तो कटेगा 2, आंसर आपका कितना आ गया 2। तो ऊपर हमने क्या किया, सभी गुणनखंडों का योग अपॉन में क्या है 6। अब ये तो हमारी संख्या छोटी थी तो हमने क्या किया, योग ऊपर वाला निकाल लिया। जैसे हमें गुणनखंड पता थे कि गुणनखंड क्या है तो हमने क्या किया, व्युत्क्रम कर लिया इसका, और व्युत्क्रम करके हमने निकाल लिया। लेकिन हमें जब गुणनखंड पता ही नहीं होगी, संख्या बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना, तब भी कुछ क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन अपॉन एन। जैसे मान लो 50 का हमें निकालना है, तो 50 का क्या है, 50 का क्या है, प्राइम फैक्टर निकालने, 2 से काटा 2 गुणा 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। हमसे कह रहा है फार्मूला हमारा है, अगर व्युत्क्रम निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर निकालने हैं, तो क्या है हमारे पास, क्या है संख्याओं का ऊपर योग, नीचे क्या है अपॉन एन नंबर, तो एन संख्याओं का गुणनखंडों का योग, एन के गुणनखंडों का योग, गुणन का योग। तो हमें योग तो हम निकाल लेते ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते ना। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखो हमने क्या निकाला, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 1, उसके बाद क्या आया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस का 5 का स्क्वायर। ओके, तो हमने आगे बढ़े तो हमने क्या पाया, तुमने पाया 2 की पावर 0 क्या हुआ 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, उसके बाद 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो हमें क्या मिला 2 1 कितना हो गया 3, उसके बाद 25 5 30 1 31। ओके, तो हमारा योग कितना बना, योग हमारा बन गया 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9। तो सभी एन के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया 93, और क्या है अपॉन एन, एन क्या है खुद ही नंबर, वो क्या नंबर था 50, तो 25 50। तो इनके व्युत्क्रम का योग जो आया वो हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर जो आए ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या आया हमारा 93/50। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत, आप समझ चुके ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्या है, ठीक है। चलिए, इसी तरह आपकी क्लास खत्म होती है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपकी क्लास होने वाली है ट्रेलिंग ऑफ जीरो, अनुगामी शून्यों की संख्या। और यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखा गया 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप मतलब नेक्स्ट टाइम भी मुझे पता है कन्फर्म है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है, एसआई में तो आना ही आना है, ठीक है। तो वहाँ से कल क्लास पढ़ते हैं, और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी बता सकें कि आप बहुत ईजी तरीके से पढ़ रहे हैं इजी वे में, और उन्हें भी पढ़ें। ऐसा मत सोचिए कि वो भी पढ़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जिसे टाइम फोड़ना होता है वो फोड़ेगा ही, ठीक है। मतलब उसे कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, बट हाँ किसी को तुम सजेशन कर सकते हो भैया कि डू गुड एंड फॉरगेट, तो कोशिश किया करो कि किसी के साथ अच्छा ही कर सको। अगर कुछ अच्छा तुम्हें लगा या तुम्हें कुछ अच्छा पता है तो दूसरों को शेयर भी किया करो, ठीक है, दोस्तों को भी बताओ, अच्छी राय दो, भले वो माने या ना माने वो अलग बात है, बट अपनी तरफ से बेस्ट दो, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छा करो हमेशा, चाहे आपके साथ कोई कैसा भी बिहेव कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस ये कि आप अपने साथ अच्छा बने रहो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, जो आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो अपने साथ भी अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।